Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 9, that is force and laws of motion. In the previous class we have studied about the first law of motion. We have studied about the inertia of rest and inertia of motion, and we have studied various examples. The question is definitely going to come from those examples, right? तो क्वेश्चन जो आएंगे ना, जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर हिट करेगा, क्योंकि मैंने वो सारे एग्जांपल्स पढ़ाए हैं आपको और आपको नोट्स के फॉर्म में दिए भी हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन जरूर आएगा और उसके आंसर्स भी आपको साथ साथ उसमें के अंदर लिखने। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो ये डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है, ठीक है, और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो भी आपको लर्न करना होगा। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी पहले आप सिर्फ इस लाइन को सिर्फ और सिर्फ रीड कीजिएगा, क्योंकि इसको हम लोग मोमेंटम होता क्या है और ये जो लाइन है इसको हम प्रूव करके भी बताएंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है, और किस तरह से ये लाइन आई। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ। ये लाइन आपको याद रखनी है, इसे हम प्रूव करेंगे अभी थोड़ी। तो सबसे पहली बात तो क्या होती है कि यहाँ पर एक टर्म आई मोमेंटम। तो ये मोमेंटम क्या होता है भाई पहले, तो उसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो एक फील्डर है, इट कैन कैच द क्रिकेट बॉल मूविंग विद नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक है, एक फील्डर है जो कि क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो एक फील्डर जो है वो बाउंड्री पर खड़ा है, तो वो क्रिकेट बॉल को क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। अगर बॉल नॉर्मल वेलोसिटी से है तो जो फील्डर है वो उसको आसानी से कैच कर लेगा। बट एक बुलेट यानी कि एक जो गोली होती है जो कि गन से फायर की गई, ऑल्दो वो एक स्मॉल सा साइज है, उसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, क्या उसको कोई आदमी कैच कर सकता है? नहीं कैच कर सकता। ठीक है, ये कैच करने की बात सिर्फ रजनीकांत की मूवीज में हो सकती है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्रिकेट बॉल को कैच करना जो है वो आसान है, फील्डर हमने देखा भी है कि कैच करता है, लेकिन एक गोली जो कि उससे बहुत ही छोटे साइज की होती है, क्या उसे कोई कैच कर सकता है? नहीं कैच कर सकता। तो हमने पहले केस में पढ़ा था कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। इनर्शिया एक अलग प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम के बारे में। तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी दोनों के। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फील्डर आसानी से बॉल को कैच कर सकता है, फील्डर आसानी से बुलेट को कैच नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बुलेट होगी ना उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू बॉल। तो बॉल का साइज ऑल्दो ज्यादा है, उसका मास ऑल्दो ज्यादा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, बॉल की, क्रिकेट बॉल की कम है। लेकिन अगर हम बुलेट की बात करते हैं तो उसका मास कम है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो बॉल के कंपैरिजन में फार मोर हायर है। ठीक है, तो इसलिए जिसका मास और वेलोसिटी दोनों हाई होगी उसका मोमेंटम भी क्या होगा, हाई होगा। और मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, तो P जो होता है इसको हम बोलते हैं मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और अगर हम क्रिकेट बॉल की बात करते हैं तो क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, कम। ठीक है, तो इसलिए इसका मोमेंटम भी क्या हुआ, कम हुआ। तो हम एक जनरली हम कह सकते हैं कि क्रिकेट बॉल को एक फील्डर इसलिए कैच कर लेता है क्योंकि उसका मोमेंटम क्या है, कम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक बुलेट को एक जो आदमी है, जो फील्डर है, वो इसलिए कैच नहीं कर सकता क्योंकि उसका मोमेंटम क्या है, ज्यादा है। मोमेंटम क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, वो बहुत ज्यादा है। इस तरह से हम लोगों ने मोमेंटम के टर्म को समझा। अब मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से। ठीक है, और पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि आपको पी का एसआई यूनिट बताना है, तो पी का आप एसआई यूनिट किस तरह से बताएंगे? पी का एसआई यूनिट बताने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। अब एम का जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एम की एसआई यूनिट होती है केजी यानी कि किलोग्राम, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है?
वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो मोमेंटम है उसकी एसआई यूनिट क्या हुई, मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी आपको डिराइव करनी आ सकती है, आपको हमेशा इसका जो एसआई यूनिट है वो डिराइव करना किसी का भी पूछा जा सकता है, तो आपको उसका अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप एसआई यूनिट भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोमेंटम को हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट हमने देखी केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम जो है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है भाई, क्या मास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी जो है यहाँ पर वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ा है। वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो मैग्नीट्यूड यानी कि कितनी वेलोसिटी से कोई चल रहा है, प्लस डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फला फला व्हीकल जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। तो क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसीलिए, और क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी हमारा क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। आपको क्वेश्चन ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है और उसकी एसआई यूनिट बताओ। इस तरह से आपको ये बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो हमने डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अब हम उसको प्रूव कर रहे हैं। मोमेंटम टर्म हमने समझ ली, अब हम क्या समझेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको डिराइव करने के लिए हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका की मास क्या है, m है, और वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, वो एक मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u से। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसका v, आपने उसको थोड़ा सा एक्सेलरेशन दिया जिससे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। बट ऑब्जेक्ट तो सेम है ना, उसका मास तो सेम रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा। उसका मास क्या हो जाएगा, मास यहाँ पर m ही रहेगा, और पहले वो मूव कर रहा था कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, तो हमने उसको डिनोट कर दिया u से। तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ उसका, p। हमें पता है कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये मास हुआ और ये वेलोसिटी हुई, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इसकी क्या हुई, इनिशियल मोमेंटम हुआ, उसको मैं पी आई से डिनोट कर देती हूँ। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ इसका, p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, तो हम f से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, व्हीकल की v है, मास तो उसका सेम है, तो हम क्या डिनोट किया हमने इसको, p फाइनल इज इक्वल्स टू p, यानी कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तक समझ में आया। तो इनिशियल मोमेंटम को p1 से डिनोट कर देते हैं, तो ये हुआ p इज इक्वल्स टू m टू u। और मोमेंटम आफ्टर टाइम t, यानी कि जब आपने इसको थोड़ा सा एक्सलरेट किया तो फाइनल मोमेंटम टाइम t के बाद कितना हुआ p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, क्योंकि v जो है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। अगर हम देखें यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम कितना था और फाइनल मोमेंटम कितना था, आपको उसके अंदर चेंज देखना है। तो चेंज देखने के लिए आप क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाह रहे हैं कि किसी की स्पीड कितनी चेंज हुई, तो स्पीड में चेंज करने में आप क्या देखते हैं, उसकी फाइनल स्पीड कितनी थी और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी। तो चेंज देखने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ भी आप क्या करेंगे, अगर आपको चेंज इन मोमेंटम देखना है ना, तो आप क्या करोगे, उसका जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम कितना है पी आई या p1 जिसको हम बोल देते हैं, और फाइनल मोमेंटम कितना p2। ठीक है, तो उसके अंदर आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हम चेंज को हम इस तरह से भी डिनोट करें, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है p2 और इनिशियल कितना है p1।
तो P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर mv, ठीक है, यहाँ पर इसको हम और भी लिख सकते हैं कि P2 की वैल्यू क्या है mv माइनस क्या है P1 क्या है हमारे पास यहाँ पर mu, और अगर हम m क्योंकि कॉमन है इसके अंदर तो m को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m इंटू वी माइनस यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने आपको जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो मेथड जो आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि टाइम के साथ मोमेंटम कितना चेंज हुआ। इनिशियल मोमेंटम P1 था, फाइनल मोमेंटम P2 था, तो जो टाइम गैप आया मोमेंटम को चेंज होने में हम उसको क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां भी वर्ड रेट ऑफ चेंज आता है ना तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है आपको टाइम से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ निकाला, हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो आप इसको क्या कर देंगे टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा m v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। t यहाँ पर क्या है टाइम है, m यहाँ पर क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनकर आता है। अब मैंने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। बोला था मैंने, वापस दिखा देती हूँ मैं आपको, हमने क्या बोला था, यही चीज बोली थी, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने क्या निकाला है यहाँ पर m v माइनस यू, ये तो चेंज इन मोमेंटम है। अब मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या कर दिया इसको t से डिवाइड कर दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो हमने इस तरह से जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है न्यूटन के सेकेंड लॉ का वो हम प्रूव करें, तो आगे भी हम थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं। ये हमारे पास निकल कर आया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो हम यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन जब लगाएंगे ना तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं k। तो k जो है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो f इज इक्वल्स टू k m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी हमारे पास आ जाता है। और हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे v माइनस यू से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से क्या क्या मतलब निकलता है आपका v माइनस यू अपॉन टी। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, मोशन वाले चैप्टर में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, a के इक्वल होती है, इज इक्वल टू v माइनस टू अपॉन टी, ठीक है। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या यहाँ पर a लिख सकते हैं इसकी जगह पर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा f इज इक्वल टू k m, तो बाहर का बाहर ही है m इंटू a, ठीक है। और अगर हम मानते हैं कि k की वैल्यू 1 है, k कांस्टेंट होता है क्योंकि अगर हम k की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आता है f इज इक्वल्स टू m टू a, और m क्या है यहाँ पर, f क्या है यहाँ पर फोर्स जो आपने लगाया है ऑब्जेक्ट के ऊपर, m क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और a क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर आपको इसकी SI यूनिट निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे फोर्स की, बताइए। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मास की वैल्यू पुट करेंगे, मास की SI यूनिट क्या होती है kg, और एक्सेलरेशन की हमने निकाली थी, एक्सेलरेशन की क्या होती है इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो फोर्स की क्या हुई यहाँ पर SI यूनिट, फोर्स की SI यूनिट हुई kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बट हम लोग ये तो इसकी SI यूनिट नहीं है, इसको हम लोग kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं न्यूटन की फॉर्म में। तो न्यूटन को हम लोग नोट करते हैं n से,
क्योंकि ये लॉज न्यूटन ने डिस्कवर किए थे, तो उसको ऑनर देने के लिए, यानी कि उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने फोर्स की एसआई यूनिट को क्या नाम दे दिया, न्यूटन नाम दे दिया। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हुआ, 1 न्यूटन बराबर हुआ 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरह से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको 1 न्यूटन जो होता है ना, वो कभी कभार आपको पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप बोलोगे 1 न्यूटन में जो होते हैं वो कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने जो सेकेंड लॉ है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखा, उसकी डेफिनेशन भी देखी, तो मैथमेटिकली हम लोगों ने प्रूव भी। तो therefore force acting on an object is the product of mass and acceleration। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं ना, तो वो किसके बराबर होगा, फोर्स किसके बराबर होगा, वो फोर्स बराबर होगा उसका मास कितना है, और हमने उसको ऊपर जो फोर्स लगाया है उससे उसको कितना एक्सेलरेशन मिला है, उसके बराबर उसका फोर्स होता है। ठीक है, तो अगर आपको मास की वैल्यू पता है, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। और फोर्स को हम किस में लेंगे, हमेशा न्यूटन के। राइट, नेक्स्ट इज आर, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो बराबर में आप भी उसको थप्पड़ मारते हैं। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो हर एक एक्शन का क्या रिएक्शन होता है, से फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप दीवार में पंच करते हैं, मुक्का मारते हैं, तो बदले में दीवार तो आपको पंच नहीं करेगी, लेकिन आपको दर्द जरूर होगा। तो वो दर्द क्यों हुआ आपको, वो दर्द इसलिए हुआ क्योंकि आपने दीवार पर क्या किया, एक्शन किया। आपने क्या किया, दीवार पर एक्शन किया, यानी कि इसको पंच किया। पंच करने पर दीवार, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर से रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि वो बदले में आपको हिट करती है। उसका मास जो है वो आपके बॉडी के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से आपको क्या हुआ, ज्यादा दर्द फील हुआ। दीवार को इतना दर्द नहीं होगा क्योंकि दीवार का मास आपके, जो आपने पंच मारा उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो हर एक एक्शन का अपना एक रिएक्शन जरूर होता है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, वो डिपेंड करता है आपके और सामने वाली जो थिंग है उसके मास। ठीक है, तो इसका आपको पूछा जाए कि इसकी डेफिनेशन बताइए, तो आप डेफिनेशन यही बताएंगे कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन और रिएक्शन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप एक्शन ऐसे मार रहे हैं, पंच ऐसे मार रहे हैं, तो बदले में जो रिएक्शन आ रहा है ना दीवार की तरफ से, वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो एक्शन ऐसे हो रहा है, रिएक्शन इस तरह से आ रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन जो होंगे दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर काम करेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आगे चीजें काम में आने वाली है। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने कि बट एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज क्या है, एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दिस लॉ इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, ये सभी जगह अप्लाई होता है, सभी जगह एप्लीकेबल है। वेदर ऑब्जेक्ट्स आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट या मूव कर रहे हैं, चाहे वो किसी चीज के कांटेक्ट में हो चाहे वो नहीं हो, तो ये जो लॉ है हर एक केस में एप्लीकेबल है, हर एक सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स अगर हम इसके पढ़ें, तो एग्जाम्पल्स की फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है कि एक सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको बताना होगा कि वहां पर कौन सा लॉ काम कर रहा है, और अगर उसने लॉ का नाम बता दिया तो पूछा जाएगा कि ये लॉ तो लग रहा है पर क्यों लग रहा है, वहां पर आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो एग्जाम्पल्स हम लोग कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मूव ऑन अर्थ और पुश एनी ट्रॉली और हैंड कार्ट, देन वी यूज आवर मस्कुलर एफर्ट। देखिए, जब हम लोग अर्थ पर मूव कर रहे होते हैं ना, जब हम चलते हैं, चलने के दौरान क्या होता है कि जब आप चलेंगे तो आपने क्या किया, आपने अर्थ को पीछे की तरफ धकेला। जब आप चल रहे हैं तो आपका पैर जो है वो अर्थ को पीछे की तरफ धकेल रहा है, बदले में अर्थ जो है वो आपको आगे फॉरवर्ड जो डायरेक्शन होती है उसमें मूव कर। एग्जाम्पल भी जो है बुक्स में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इसके, ये पिक्चर भी दी हुई है, वहां से आप इसको देखेंगे कि
जब आप चलते हैं अर्थ पर, मान लीजिए ये कोई है, ये क्या कर रहा है, अर्थ पर चल रहा है, तो जब ये चलेगा ना तो ये क्या करेगा, अर्थ को पीछे की तरफ धकेलेगा। तो अर्थ को ये पीछे की तरफ धकेल रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। बदले में क्योंकि इसकी बॉडी किसके कनेक्शन में है, अर्थ के कनेक्शन में है, तो अर्थ क्या करेगी, रिएक्शन देगी। अर्थ क्या करेगी, ये अर्थ को पीछे की तरफ धकेल रहा है, अर्थ क्या करेगी, रिएक्शन करके इसको आगे की तरफ धकेलेगी। इसी तरह से हमारा मोशन जो होता है वो अर्थ की सरफेस पर होता है। और इसी तरह से अगर हम कोई हैंड कार्ट को मूव करना चाह रहे हैं, यानी कि हाथ वाली जो गाड़ी है उसको मूव करना चाह रहे हैं, या बैलगाड़ी है या हॉर्स कार्ट है, उनमें सभी में ये लॉजिक होता है कि जब घोड़ा गाड़ी चल रही होती है तो घोड़ा क्या करता है, जब चलता है तो चलने के दौरान वो अर्थ को पीछे की तरफ धकेल रहा है, यानी कि वो एक्शन कर रहा है। बदले में अर्थ क्या करती है, रिएक्शन करती है, वो उसको आगे की तरफ धकेलती है। तो इसी तरह से यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने फोर्स से कोई घोड़ा किसी अर्थ को पीछे की तरफ पुश करेगा, उतने ही फोर्स से अर्थ उस घोड़े को या उस कार्ट को आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन और रिएक्शन अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे मूव करने में हमें हेल्प होती है। ठीक है, देन सेकंड आता है ड्यूरिंग स्विमिंग अ स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड्स बाय हिज हैंड्स एंड लेग्स। हम स्विमिंग में देखते हैं कि जो स्विमर होता है अपने हाथ से और अपने पैरों से बैक स्ट्रोक लगाकर पानी को पीछे की तरफ पुश करता है। तो उसने क्या किया, एक्शन किया। एक्शन क्या किया कि पानी को पीछे की तरफ कर रहा है, तो बदले में रिएक्शन आएगा। रिएक्शन किसकी तरफ से आएगा, पानी की तरफ से आएगा। पानी जो है वो स्विमर को आगे की तरफ रखेगा। तो इसी तरह से जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है उसकी हेल्प से हम लोग जो है अलग अलग एक्टिविटीज को देखते हैं। देन थर्ड एग्जांपल आता है व्हेन अ बोटमैन पुशेस अलोंग द रिवर बैंक साइड। अब मान लीजिए कोई एक मछुआरा है या बोटमैन है, नाविक है, वो अपनी बोट से उतरना चाह रहा है। वो क्या करना चाह रहा है, अपनी बोट से उतरना चाह रहा है। तो वो बोट से जब उतरेगा ना, वो क्या करेगा, बोट को पीछे की तरफ धकेलेगा। तो उसने क्या किया, एक्शन किया। बदले में रिएक्शन आएगा। रिएक्शन किसकी तरफ से आएगा, बोट की तरफ से आएगा। उसने बोट को पीछे की तरफ किया और बोट उसको आगे की तरफ धकेल देगी, और वो क्या हो जाएगा, क्या करेगा, आगे की तरफ। इस तरह से दिस रिएक्शन हेल्प्स द बोट टू मूव फर्दर इनटू द रिवर। इस तरह से बोट जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। अब ब्लेड्स जो होते हैं ना, एरोप्लेन में जो प्रोपेलर होता है, प्रोपेलर में ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रॉकेट जब लॉन्च होता है, तो रॉकेट जब लॉन्च होता है तो उसके अंदर नीचे एक प्रोपेलर लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, वो धुएं को नीचे की तरफ फेंकता है। तो धुआं क्या करेगा, एक्शन कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। बदले में जो नीचे की जो एयर है वो क्या करेगी, उसको रॉकेट को क्या करेगी, ऊपर की तरफ पुश। तो इसी तरह से यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होते होते क्या होगा, रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। जब गन फायर की जाती है तो जो शूटर्स होते हैं ना, उनको कभी कभार हर्ट भी हो जाता है। उनका शोल्डर जो होता है ना, वो उसको जर्क महसूस होता है। या जो सोल्जर्स होते हैं उनको भी जर्क महसूस होता है। वो क्या करते हैं कि जब कोई गन चलाते हैं, कोई बड़ी गन चलाते हैं, जैसे AK-47 या बड़ी बड़ी जो गन होती हैं, तो जब वो अपने शोल्डर पे रखकर गन को फायर करते हैं तो क्या करते हैं, गन आगे की डायरेक्शन में, जो गन में से जो बुलेट निकली है वो आगे की डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन उसकी वजह से उसको पीछे एक जर्क यानी कि एक रिवर्स फोर्स उसको महसूस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, जर्क। जिससे कभी कभार जो होता है, जो शूटर होता है उसका शोल्डर भी इंजर हो जाता है। तो यहाँ पर भी कौन सा लॉ फॉलो हुआ, न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स। ने देखा कि जब गन को फायर किया जाता है तो उसमें से क्या निकलता है, फॉरवर्ड फोर्स निकलता है। ठीक है, ऑन दी बुलेट, जो कि बुलेट को आगे मूव करने में हेल्प करता है। बदले में उसको क्या मिलेगा, एक रिवर्स फोर्स मिलेगा। जो बुलेट है इट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बुलेट ने क्या किया, एक ऑपोजिट रिएक्शन दिया, फोर्स दिया, जो कि क्या कर देगा, रिकॉइल ऑफ द गन, एंड इट इज विद द ग्रेटर मास, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार जो मैन, जिस आदमी ने वो बुलेट को फायर किया है, इट सफर्स अ थ्रस्ट, यानी उसको एक थोड़ा सा चोट भी लग सकती है। वो क्या करते हैं, या तो यहाँ पर गार्ड को पहनते हैं या इस तरह से गन को चलाते हैं कि उनका शोल्डर जो है वो इंजर ना हो। देन नेक्स्ट एग्जांपल आता है द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन रॉकेट
मैंने आपको बताया, उसी के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था इसको, तो एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल था उसके अंदर। हाँ, ये बात आपको एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। ऑल्दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, हमने देखा कि एक्शन और जो रिएक्शन है हमेशा इक्वल होते हैं और क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, बट दे मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको दीवार वाला एग्जांपल दिया था। दीवार वाले एग्जांपल में क्या बोला था मैंने आपको कि आप दीवार में पंच कर रहे हैं, बदले में दीवार भी आपको इक्वल मैग्नीट्यूड का रिएक्शन दे रही, लेकिन वो एक्शन और रिएक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपने जब दीवार को मारा तो दीवार को इतना हर्ट नहीं हुआ क्योंकि आपका मास कम था, बदले में दीवार ने आपको ज्यादा हर्ट किया क्योंकि उसका मास ज्यादा था। तो एक्शन और रिएक्शन जो होता है उनका मैग्नीट्यूड कभी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू।